अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमाइमा रुमान। हमने जो रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हैं और हमने ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ के हवाले से, आज मैं उसके हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 131 से 160 तक। हम 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। व्हाट इज़ वर्चुअल लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग? अब वर्चुअल लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग जो है, ये दो टाइप्स हैं लर्निंग की, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग्स की। तो इसमें हम अगर इनका कंपैरिजन देख लें तो जो वर्चुअल लर्निंग है, ये टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें कंप्यूटर या फिर जो है इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और अगर इसके एग्ज़ाम्पल लें तो ये जो ऑनलाइन एकेडमीज़ होती हैं या यूट्यूब है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वो इसकी एग्जांपल्स बनती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज़ द टाइप ऑफ लर्निंग which deals with या which is enhanced by the use of computer and internet usually within इंस्टीट्यूट। अक्सर ये इंस्टीट्यूट्स में होती है और इंस्टीट्यूट्स के बाहर भी हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें और इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बोथ ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल क्लासेस टेक प्लेस। अब ब्लेंडेड लर्निंग में होता क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग में ऐसा होता है कि सेम टाइम में फ़िज़िकल क्लास भी हो रही होती है और ऑनलाइन क्लास भी हो रही होती है। जो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिस तरह से भी मतलब उस क्लास को अटेंड करना चाहें, इट्स टोटली अप टू देम। कि अगर वो फ़िज़िकल क्लास लेना चाहते हैं, उनके लिए ईज़ी है तो वो फ़िज़िकल क्लास ले लें। अगर वो फ़िज़िकल क्लास नहीं लेना चाहते तो वो मतलब ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। या सम टाइम इसकी डिफरेंट फिर सब टाइप्स हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, फिर उसमें सिचुएशन ज़रा डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो हम कह सकते हैं कि नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर पंजाब फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज़ ECE एंड ECCE? इसके हवाले से मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट सी वीडियो है 3-4 मिनट की, आप वो देख सकते हैं डिटेल चाहिए तो। लेकिन ECE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड ECCE स्टैंड फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। मतलब ECCE में केयर का वर्ड भी यूज़ किया गया। अच्छा, 2021 से पहले ECE पे ज़्यादा फोकस था और 2021 के बाद ECCE पे ज़्यादा फोकस है। 133 देख लेते हैं, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एजुकेशन? अब स्कोप ऑफ एजुकेशन जो है वो असल में है क्या चीज़? असल में जो स्कोप ऑफ एजुकेशन है वो अपॉर्चुनिटीज़ की रेंज है एजुकेशन के हवाले से। मतलब अगर हम कहते हैं कि किसी भी एजुकेशन का स्कोप क्या है, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैट्रिक आपने आर्ट्स से नहीं करनी, साइंस से करनी है, साइंस का स्कोप ज़्यादा है। ठीक हो गया। मतलब आगे फिर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं किसी भी मतलब जॉब के हवाले से या किसी भी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड को चूज़ करने के हवाले से। साइंस के बाद हमारे पास स्कोप ज़्यादा हो जाता है। फिर आगे अगर हम FSC की बात करें तो हम कहते हैं कि प्री मेडिकल का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है जितना नॉन मेडिकल का है, क्योंकि उसके बाद बेशक हम प्रेफरेंस देते हैं प्री मेडिकल को। प्री मेडिकल के बाद डिफरेंट शोबों में हम जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेडिकल के बाद जो आगे हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आ जाती है ना, उनकी रेंज वास्ट होती है। ठीक हो गया। अब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ज़ाहिर सी बात है वेरी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 134 को अगर देखें तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ एजुकेशन? अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो हैं उनको आपने खुदारा मोड्स ऑफ एजुकेशन के साथ मिक्सअप नहीं करना। टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो 2 हैं, मोड्स ऑफ एजुकेशन 3 हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन जो 2 हैं उसमें जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। एक वो एजुकेशन जो सब के लिए मस्ट है, जो हम स्कूल्स में हासिल करते हैं, और एक वोकेशनल जिसमें हमें किसी न किसी रोज़गार के काबिल बनाया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड एवल्यूएशन। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। अब जो टीचिंग प्रोसेस जो है इसके एलिमेंट्स 3 हैं। एजुकेशन के एलिमेंट्स 4 हैं लेकिन टीचिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स 3 हैं, जिनको एजुकेशनल ट्राइकोन भी कहा जाता है। जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और असेसमेंट। मतलब आपके पास टीचिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स का होना चाहिए, उसके बाद आप लेसन को डिलीवर करें, ठीक है, और उसके बाद आप असेसमेंट ले लें। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, हाउ इज़ साइकोलॉजी लिंक्ड विद एजुकेशन। अब इसको अगर लिंक करें तो हमने करिकुलम वाला क्वेश्चन जब डिफ़ाइन किया था तो हमने ये देखा था कि हम करिकुलम को डेवलप ही नहीं कर सकते साइकोलॉजी के बगैर। वो डिटेल में मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, आपने अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं।
यहाँ जस्ट मैं इतना आपको ओवरव्यू दे दूँगी कि साइकोलॉजी टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। मतलब साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हमने असल में करना क्या है, हमने किस तरह से इन ऑब्जेक्टिव्स को बच्चों की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए हासिल करना है, ठीक हो गया। और कब कौन सा ऐसा लॉ या कौन सा ऑब्जेक्टिव हम कौन सी सिचुएशन में ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकते हैं, उसको ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताती है, ये हमें लर्निंग सिचुएशंस के बारे में बताती है, ये हमें लर्निंग की डिफरेंट थीरीज़ के बारे में बताती है, जिसकी वजह से अगर टीचर अगर अवेयर है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर टीचर के लिए लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को ईज़ी बनाना और यूज़फुल बनाना ज़्यादा आसान है, ठीक हो गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट आर एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्स जो है वो नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब एक मुल्क अपने बच्चों से जो चीज़ एक्सपेक्ट करती है उसको हम एम्स कहेंगे। गोल जो होंगे वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे या स्कूल ओरिएंटेड होंगे, मतलब एजुकेशन की जो भी एजेंसी होगी उससे रिलेटेड होंगे गोल्स। और ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो क्लासरूम से रिलेटेड अप्रोच है, मतलब क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जो टीचर है वो वर्क करता है ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट पे। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं और स्पेसिफिक कंटेंट के हवाले से होते हैं, क्योंकि उस जो हम एट द पिंच ऑफ टाइम रीड आउट कर रहे हैं कंटेंट उसी के हवाले से होते हैं। तो अगर जनरल होंगे ऑब्जेक्टिव्स तो हम ये देखेंगे कि ओवरऑल मतलब नेशनल लेवल पे जो एम्स हैं वो इससे क्या लिए जा रहे हैं। और अगर स्पेसिफिक होंगे तो हम ये देखेंगे कि क्लासरूम लेवल पे हमने इन बच्चों से क्या चीज़ जो है उस पे ज़्यादा वर्क करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी क्लासेस की मिसाल ले लें तो हम कहेंगे कि पहले वो रीडिंग सीख रहे हैं, तो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो रीडिंग सीखें। और जनरल ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है उस लेसन का कि वो मुहिब वतन शहरी बन रहे हैं, ठीक हो गया, या पेट्रियाटिज़म की तरफ वो जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क एंड एसएलओज। जी ये समझने वाली चीज़ है। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 139। अब स्टैंड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंड्स आर एसोसिएटेड विद गोल्स ऑफ लर्निंग, मतलब जितने भी हमने गोल्स सेट किए हैं ना एक सब्जेक्ट के या एक साल में, या ये होते हैं स्ट्रैंड्स। अगर हम सब्जेक्ट वाले स्ट्रैंड्स के एग्जांपल ले लें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इस्लामियत की बुक है सिलेबस की, जो एसएनसी में इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें एक चैप्टर कुरान और हदीस का है, एक चैप्टर सीरत तैयबा का है, एक चैप्टर सहाबा कराम का है, एक चैप्टर गज़वात का है, और सो ऑन डिफरेंट चैप्टर्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये होंगे हमारे स्ट्रैंड्स। अब डिफरेंट स्टैंड्स में हम डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स आर लर्निंग गोल्स ऑफ ईच क्लास। स्टैंड्स हमने देख लिए, ये ओवरऑल हैं। अब स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि एक साल में एक क्लास में बच्चे ने क्या सीखना है। अगर हम मैथ की एग्जांपल ले लें तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ये है कि 1 क्लास में बच्चे जमा और नफ़ी 1 डिजिट या 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीख जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम अगर बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क कहते हैं एक निशानी लगा लेना, ठीक है। ये उस वक्त की जाती है जब हमने मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट लिया बच्चे से और हमने उसकी मेजरमेंट करनी है, ज़ाहिर सी बात है। मतलब हमने पूरा वीक एक बच्चे को पढ़ाया, फिर हमने उसका टेस्ट लिया, हमने बेंचमार्क बनाया कि एक हफ़्ते में हमने 2 लेसन्स को कंप्लीट करना है या 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, फिर एट द एंड हमने उसका टेस्ट लेना है। तो ये है हमारा बेंचमार्क। फिर हम उसके बाद एक मेजरमेंट वैल्यू के हिसाब से उसका टेस्ट लेते हैं, उसकी एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेंचमार्क्स आर द स्टूडेंट्स मेजरेबल स्टैंडर्ड्स सेट फॉर लर्निंग। मतलब अगर हमने एक हफ़्ते का बेंचमार्क सेट कर लिया, या हमने एक महीने का बेंचमार्क सेट कर लिया, या हमने एक पूरी टर्म का बेंचमार्क सेट कर लिया, इट्स टोटली अप टू द टीचर। अब हम बात कर लेते हैं एसएलओज़ की। एसएलओज़ आपको पता है कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टर्म है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, या इनको स्कूल लर्निंग आउटकम्स भी समटाइम्स फॉरेन कंट्रीज़ में कहा जाता है। ये रिलेट करते हैं स्पेसिफिक कंटेंट के हवाले से, ठीक हो गया। मतलब जो क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये उसके हवाले से मतलब इनको हम डिस्कस करेंगे कि एसएलओज़ जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं, कि मतलब इस सबक को पढ़ने के दौरान बच्चे क्या सीखेंगे, ठीक हो गया। बच्चे इमला की गलतियां सेट करना सीखेंगे, बच्चे रीडिंग सीखेंगे, बच्चे मुहिब वतन बनेंगे, बच्चे सच बोलेंगे, ठीक हो गया। ये होते हैं हमारे स्टूडेंट लर्निंग
आउटकम ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज़ पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड साइबरगोजी। पेडागोजी आपको पता है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, जब हम बच्चों को पढ़ाने के हवाले से टेक्निक सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, टीचिंग मेथड्स सीखते हैं, तो उसको पेडागोजी कहते हैं। एंड्रागोजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग अडल्ट्स, एंड्रा का मतलब ही अडल्ट होता है। और साइबरगोजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, या जिस तरह से मैं आप लोगों को मेंटोर कर रही हूँ, तो ये जो है साइबरगोजी की एक एग्जांपल है। ठीक हो गया। ऑनलाइन टीचिंग का जो फ़न है उसको साइबरगोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रॉम्प्ट्स इन एजुकेशन। जी ये क्वेश्चन समझने वाला है। प्रॉम्प्ट असल में होता क्या है? प्रॉम्प्ट होता है एक स्टिमुला, मतलब एक स्टिमुलस, वो तहरीक, वो अमल, वो एलिमेंट जो आपको कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए उभारे। अब एजुकेशनल प्रॉम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि टीचर जो एक छोटा छोटा सा स्टिमुलस यूज़ करता है बच्चों को तहरीक देने के लिए या बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, उसको हम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब स्पेसिफिकली टीचर्स जो हैं इसको लैंग्वेज लर्निंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनको लैंग्वेज सिखानी है उर्दू से इंग्लिश, और बच्चों को पता है उर्दू में कि इसको सेब कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम उनको ये नहीं कहेंगे कि बताओ बच्चों कि सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी एक स्टिमुलस होगा, लेकिन अगर हम इस तरह से एक बेस्ट स्टिमुलस इस वे में हो सकता है कि हम उनको सेब दिखा दें, देखो बच्चों ये क्या है, आपने इसको इंग्लिश में बताना है, तो वो कहेंगे मैम इट इज़ एप्पल, इट इज़ एप्पल, जो भी आपने उसको उनको प्रोनाउंसिएशन सिखाया होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी तहरीक हम बच्चों को देते हैं कि वो एक स्पेसिफ़िक लैंग्वेज को सीखें या स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव्स पे हम वर्क कर सकें, तो उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, डिफरेंशिएट टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवल्यूएशन। अब जिस तरतीब में ये दिए हुए हैं ना, उतने ही ये नैरो और ब्रॉडर हैं। मतलब टेस्ट जो है वो नैरोएस्ट है, फिर उससे ब्रॉडर है मेजरमेंट, मेजरमेंट से ब्रॉडर असेसमेंट, एंड असेसमेंट से ब्रॉडेस्ट है हमारे पास एवल्यूएशन। ठीक है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इट इज़ द टूल टू असेस और मेजर द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक हो गया। ये हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस है। जो टेस्ट है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, बेशक वो वर्बली हो, ओरली हो, रिटन हो, नॉन वर्बल हो, किसी भी वे में हो, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें ये बताने में हेल्पफुल प्रूव होती है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है। ठीक हो गया। ये तो है हमारे पास जी टेस्ट। और अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है किसी भी टेस्ट के हवाले से। सॉरी, मेजरमेंट जो है वो किसी भी टेस्ट के हवाले से हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है कि हमने बच्चों का काम चेक किया, टेस्ट चेक किया, और उसके बाद हमने उसको जो मार्क्स दिए वो उसकी मेजरमेंट है। और अगर हम असेसमेंट की बात करें तो जो असेसमेंट है वो वर्बल होती है। मतलब जैसे हम बच्चों का डेली रूटीन का वर्क चेक करते हैं और हम उनको गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सीलेंट, या ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, या सेटिस्फैक्ट्री, या नीड मोर हार्ड वर्क, इस तरह के जो कमेंट्स देते हैं वो हमारी असेसमेंट होती है। और इसी तरह जिस तरह हम क्लास के एंड में या किसी टर्म के एंड में हम रिज़ल्ट कार्ड पे भी हम अपने रिमार्क्स देते हैं ना जो स्टूडेंट्स को, वो भी असेसमेंट में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया। अगर एवल्यूएशन की बात करें तो ये ओवरऑल जजमेंट है किसी भी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की। देखें जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट एंड मेजरमेंट वो इसलिए की जाती है ताकि जो डेफिशिएंसीज़ हैं लर्निंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स को, उन पे मज़ीद वर्क किया जा सके। ठीक हो गया। लेकिन जो एवल्यूएशन है इसके बाद मज़ीद वर्क नहीं किया जाता, बल्कि स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पकड़वा दी जाती है, उनके हाथों में दे दी जाती है। मतलब उनको रिज़ल्ट कार्ड की सूरत में दे दें, या एवल्यूएशन के में हम किसी शीट के सूरत में उनको दे दें, या वर्बली हम उनको बता दें, तो इसके बाद मज़ीद वर्क का जो अमल है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, व्हाट आर 3 पीज़ ऑफ एजुकेशन नहीं है जी, ये टीचिंग है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। एजुकेशन का वर्ड शायद टाइप हो गया। व्हाट आर 3 पीज़ ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग में सबसे पहला जो है वो प्रेजेंटेशन है। 3 पीज़ के हवाले से अगर देखें तो फिर प्रैक्टिस है और फिर प्रोडक्शन है। ठीक हो गया। और 4 पीज़ जो है वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि प्रिपरेशन का वर्ड आप यूज़ कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144, हाउ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ डिफर फ्रॉम सम्मेटिव असेसमेंट। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये की जाती है करंट नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए, करंट नॉलेज की असेसमेंट करने के लिए कि फ्यूचर में अब हमने बच्चे के किन किन जो वीक एस्पेक्ट्स हैं उन पे वर्क करना है। ठीक हो गया। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग की,
उनको डिस्कस करने के लिए भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है, ठीक हो गया। लेकिन जो सम्मेटिव असेसमेंट है वो असल में की जाती है आउटकम चेक करने के लिए। ये एट द एंड की जाती है और किसी भी इंस्ट्रक्शनल यूनिट को डिफ़ाइन करने के बाद, और ये एवल्यूशन की रिपोर्ट होती है, ठीक हो गया। अगर हम इनको इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो वी कैन से दैट डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ डन टू फाइंड द current knowledge and assessment of the future, but the summative assessment is done to check outcome. It is done at the end of an instructional unit to evaluate the performance, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अथेंटिक असेसमेंट। जो अथेंटिक असेसमेंट होती है ये असल में एक आइडिया है कि हम क्रिएटिव लर्निंग को यूज़ करते हुए किस तरह से स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, नॉलेज को, स्किल्स को जज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये होती है अथेंटिक असेसमेंट। मतलब क्रिएटिव लर्निंग के हवाले से हम उनको कोई सिचुएशन दे देते हैं और हम कहते हैं कि इस पर वर्क करें। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ ना, तो मैंने ये वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से। 4 वीडियोस थी। एक में डिटेल्ड ब्लूम एंड सोलो टेक्सोनॉमी को मैंने डिस्कस किया हुआ था, और 3 छोटी-छोटी वीडियोस मैंने बनाई थी जिनमें डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन के लेवल्स को मैंने रिलेट करके आपको बताया था। तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती हैं कि उसमें क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से हमने बच्चों को जज किया था कि वो किस लेवल पे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी की किस लेवल पे हैं। तो यही अथेंटिक असेसमेंट कहलाती है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से दैट अथेंटिक असेसमेंट इज़ द आइडिया ऑफ यूजिंग क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू जज द लर्निंग, टू जज द नॉलेज, टू जज द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं व्हाट आर एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी। अब एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी हम पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के साथ डील करेगा, ऑन्टोलॉजी रियलिटी के साथ, एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ के साथ, एंथ्रोपोलॉजी अडल्ट की स्टडी के साथ, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स के साथ, थियोलॉजी जो है वो डील करेगा हमारे मज़हब के आसपास के साथ, मतलब दीन के हवाले से, जो भी मतलब दीन की रियलिटी क्या है उसके हवाले से। और इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर 4 पीस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब 4 पीस ऑफ लेसन प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन को ऐड करें 3 पीस के साथ तो ये 4 बन जाते हैं, मतलब प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। और उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गुड टीचर। अब गुड टीचर के लिए आप अपने हवाले से भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आप NSQTs के जो 10 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लें, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी टीचिंग के हवाले से जो 10 पॉइंट्स हैं, अगर उनके हवाले से आप इनको डिस्कस कर लें तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं इनको डिफ़ाइन करने बैठूँ तो हमारी वीडियो ने बहुत लंबे हो जाना है और फिर टाइम वेस्ट होना है आप लोगों का। तो मैं कम्युनिटी टैब में इसका एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। हाउ पॉजिटिविटिज़म इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रैग्मेटिज़म। अब इनका हम कंपैरिजन लेने से पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज़म एंड व्हाट इज़ पॉजिटिविटिज़म। पॉजिटिविटिज़म जो है सिर्फ उन फैक्ट्स पे बिलीव करती है जो मैथमेटिकली या फिर साइंटिफिकली प्रूवन हो, ठीक हो गया। लेकिन प्रैग्मेटिज़म हमें क्या कहती है? प्रैग्मेटिज़म हमें कहती है ट्रुथ इज़ दैट विच वर्क्स, मतलब हर वो चीज़ जो एक्शन के थ्रू परफॉर्म की जाए वो प्रैग्मेटिज़म है। तो यही इनका मेन डिफरेंट पॉइंट है कि पॉजिटिविटिज़म जस्ट साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली प्रूवन चीज़ों पे, प्रूवन एस्पेक्ट्स पे बिलीव करती है, जबकि प्रैग्मेटिज़म जो है वो बिलीव करती है लर्निंग बाय डूइंग पर, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी। अब सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी में बुक्स ही रखी होती है ना, लाइब्रेरी में जो जो मटेरियल होता है आप उनका नाम ले सकते हैं, बुक्स, मैगजीन्स, डाटाबेस, न्यूज़पेपर्स, जो लाइब्रेरी की कैटलॉग्स रखी होती हैं, इंटरनेट का यूज़, अगर वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइब्रेरी के सोर्सेज में आ जाएंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151। व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी। अब अगर हम गुड पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जितनी भी मैंने आपको एक लीडर की करेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो आप एक गुड पर्सनैलिटी में फ़िट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस की हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ, जो मेरे माइंड में आएंगी मैं बता दूँगी आपको। सिंसेरिटी, कॉन्फिडेंस, एग्रीएबलनेस, पॉजिटिविटी, कंपिटेंसी, हेल्पिंग अदर्स, पोलाइट, थिंक फॉर अदर्स, वर्क फॉर अदर्स, और इस तरह की कुछ भी आप अपने हवाले से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको आप जितना अच्छा बयान करेंगे वो आपकी अपनी
मेंटल अप्रोच पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लेसन। गुड लेसन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मेरे माइंड में आ रही हैं अभी, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। बाकी आप लोग खुद माशाल्लाह काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप खुद भी अपने माइंड पे जोर दे के इनको देख सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड हो आपकी टीचिंग, वेल एक्सप्लेन्ड हो, आप अच्छा एक्सप्लेन करें, वेल गाइडेड हो, आप बच्चों को गाइड अच्छा करें, टाइम बाउंड हो कि जितना मतलब टाइम आपको दिया गया आप अपनी टीचिंग को उसी में स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें। वेल असेस्ड हो, मतलब आप उसकी जो असेसमेंट करें वो भी अच्छी हो, मेजरमेंट अच्छी हो और आउटकम्स जो हैं वो उसके अच्छे आएँ। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। उन्होंने ये पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है असल में वो बेसिक विजन है कि इंसान जो है किस तरह से एक चीज़ पे वर्क करता है, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक हो गया कि मतलब किस तरह से जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक सिचुएशन को डील करता है। फिर इसमें आप डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़ के नेम्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओहो, हम क्वेश्चन नंबर 153 और 154 तो भूल ही गए। क्वेश्चन नंबर 153 है जी, डिफाइन वियन। वियन क्या होता है? वियन इज़ द बेसिक ह्यूमन इमोशन और अ वे टू परसीविंग द थिंग्स। मतलब वियन ये होता है कि हम किसी भी नेचुरल सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, उसको किस तरह से परसीव करते हैं। हम कहते हैं ना कि एक ही बात होती है लेकिन सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है तो बात बदल जाती है। ठीक हो गया। अब एक बंदा है वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है पॉजिटिव मीनिंग में, लेकिन अगर हमारा विजन नेगेटिव है तो हम उसकी बात को वो जितना भी पॉजिटिव कर रहा हो हम उसको नेगेटिवली ही लेंगे। तो ये सब कुछ विजन पे ही डिपेंड करता है कि हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना को किस तरह से परसीव करते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं व्हाट आर मोड्स ऑफ फिलॉसफी। मोड्स ऑफ फिलॉसफी जो है वो 3 है, स्पेक्युलेटिव, एनालिटिकल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। अगर आपको इसकी डिटेल इन्फो चाहिए तो वो मेरी वीडियोस मौजूद हैं इस पे फिलॉसफी की। 10 मिनट की जस्ट वीडियो है और उसमें सारा मैंने रिलेट भी किया हुआ है एरियाज़ एंड स्कोप मोड्स ऑफ फिलॉसफी को आपस में रिलेट करके। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थीरीज़ के हम नाम भी बता सकते हैं, जैसे क्लासिकल थीरी, न्यो क्लासिकल थीरी या मॉडर्न थीरीज़ या डिफरेंट थीरीज़ के नेम बता सकते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। जी, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग जो है असल में क्रिएशन ऑफ डिवेलप्ड प्लान है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो कि लर्निंग में हेल्पफुल प्रूव होते हैं। ठीक हो गया। जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, एम्बेडेड लर्निंग, फ्लिप्ड लर्निंग, इस तरह की सारी लर्निंग जो है वो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग में आ जाते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर या किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द क्रिएशन ऑफ डिवेलप्ड मॉडर्न प्लान्स विच प्रूव हेल्पफुल इन टीचिंग या लर्निंग। ठीक हो गया। जैसे कि ब्रांच प्रोग्रामिंग है या लीनियर प्रोग्रामिंग है और ये इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से होगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज़ फ्लिप्ड लर्निंग। अब फ्लिप्ड लर्निंग जो है वो बेसिकली टाइप है ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंडेड लर्निंग को मैं इसी वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस दोनों होती हैं, लेकिन फ्लिप्ड लर्निंग वो स्पेसिफिक टाइप है ब्लेंडेड लर्निंग की, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपना वर्क जो उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट करना होता है वो अपना घर में रह के कंप्लीट करना होता है, और अगर उनको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो ऑनलाइन क्लास में अपने टीचर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी फ्लिप्ड लर्निंग। ठीक हो गया। जैसे अगर ऑनलाइन अकेडमीज़ की बात करें तो ऐसा ही होता है कि टास्क आपको घर में करने के लिए दे दिया जाता है, और जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आप वो ड्यूरिंग क्लास, जूम की क्लास होती है या किसी और मीडियम की क्लास होती है, गूगल मीट के थ्रू होती है या किसी भी वे में होती है, आप उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ तो मतलब हम ये क्वेश्चंस यहाँ यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं और लर्निंग इसकी आप खुद बैठ के अपने हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 158, डिफाइन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वो है जो हम अपने सेंसेस को यूटिलाइज करके एक्सपीरियंसेस के थ्रू हासिल करते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग वो है जिसमें हम अपनी रैशनल थिंकिंग को यूज़ करते हैं, अपनी रीजनिंग को यूज़ करते हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, हाउ मेनी टाइप्स एजुकेशन हैज़। एजुकेशन की जो टाइप्स हैं जी वो हैं 2 टाइप्स। ठीक हो गया। अब वो 2 टाइप्स कौन सी हैं कि जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन था, शायद वो मैं टाइप करना भूल गई, कि जो रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसके हवाले से पूछा गया था कि मतलब ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। बेशक क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 159 पे राइट किया हुआ है, शायद मेरी नज़र नहीं पड़ी कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। बेशक रिसर्च की क्वालिटेटिव टाइप हो या
क्वालिटेटिव टाइप हो, जो भी आपसे पूछ ली जाए आपका आंसर एक ही होगा कि जो हम रिसर्च की मेन डेफिनेशन बताते हैं हम उसमें कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को फाइंड आउट करना जो है वो रिसर्च है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक साइंटिफिक मेथड है और उसमें हम डिडक्टिव यूज़ कर लेंगे। इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड तो मिक्सचर है डिडक्टिव नॉलेज का एंड इंडक्टिव नॉलेज का। बेशक हम उसको स्टार्ट करते हैं इंडक्शन से, लेकिन हम अपनी डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं उसमें किसी भी स्पेसिफिक आउटकम तक पहुंचने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना के साथ डील करने के लिए हमें डिडक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव भी है एंड इंडक्टिव भी है, इसकी दोनों अप्रोचेज़ हैं। ठीक हो गया, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।